मैं डॉक्टर श्याम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मैं इस वीडियो में द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र का जो प्रथम पेपर है, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, उसके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों की चर्चा करूँगा। पहले वाले जो वीडियो था उसके अंदर मैंने जो प्रथम प्रकार है अन्वेषणात्मक सामाजिक अनुसंधान, उसके बारे में चर्चा करी। आज जो दूसरा प्रकार है, जो दूसरा प्रारूप है जिसके माध्यम से हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, उसकी चर्चा करूँगा, और वो है वर्णनात्मक शोध, वर्णनात्मक अनुसंधान, जिसे इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। वर्णनात्मक शोध एक ऐसी शोध विषय है जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में यथार्थ या वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना है। सामाजिक जीवन से संबंधित कई शोध ऐसे होते हैं जिनके संबंध में भूतकाल में कोई गहन अध्ययन नहीं किए गए हैं। ऐसी दशा में ये आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक जीवन से संबद्ध विभिन्न पक्षों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए, वास्तविक तथ्य या सूचनाएं एकत्रित की जाए और उन्हें जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान करता है, तो एक समाजशास्त्री का या एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता का ये कर्तव्य है कि वह समाज के सामने सही और वास्तविक तथ्य प्रस्तुत करे। इसके लिए उसे अनुसंधान के जो प्राथमिक रूप से जिसे हम अनुसंधान पद्धति कहते हैं, उस रूप से उसे तथ्यों का संकलन करना होता है। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान का जो अंतिम उद्देश्य है वो है कि सत्य और वास्तविक तथ्यों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना। मुख्य रूप से इस वर्णनात्मक अनुसंधान में इस बात पर जोर दिया जाता है कि विषय से संबंधित तथ्य एकत्रित किया जाए और तथ्य वास्तविक एवं विश्वसनीय हो। अन्यथा जो वर्णनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाएगा वह वैज्ञानिक होने के बजाय दार्शनिक हो जाएगा। यदि हमें किसी जाति, समूह या समुदाय के सामाजिक जीवन के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि किसी वैज्ञानिक प्रविधि को काम में लेते हुए वास्तविक तथ्य एकत्रित किए जाए। तथ्यों को प्राप्त करने हेतु अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली या कोई अन्य प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसे हम टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च कहते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनियर, केस स्टडी, ये मेथड्स इसमें हम प्रयोग करते हैं। इन प्रविधियों के प्रयोग का उद्देश्य यही है कि यथार्थ सूचनाएं एकत्रित की जाए। ऐसे अनुसंधान में घटनाओं को यथार्थ रूप से चित्रित या वर्णित करने पर विशेष जोर दिया जाता है। अब हम वर्णनात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताओं को देखने का प्रयास करते हैं। इसमें जो पहली बात आती है कि इसकी जो विशेषताएं हैं उसको हम कुछ बिंदुओं में प्रस्तुत कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार का जो शोध या जो अनुसंधान है उसमें विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों का सविस्तार प्रकाश डाला जाता है। दूसरी बात, यदि किसी विषय से संबंधित कोई अध्ययन पूर्व में नहीं किया गया है तो उसके अध्ययन के लिए वर्णनात्मक शोध को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में सामान्यतः किसी प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है। इससे पहले जो अनुसंधान प्रारूप था, अन्वेषणात्मक प्रारूप, उसमें प्राकल्पनाएं बनाई जाती है, प्राकल्पनाओं की सत्यता की जांच भी की जाती है और जो अनुसंधान किया जाता है उसके आधार पर नई प्राकल्पनाएं भी बनाई जाती है। लेकिन वर्णनात्मक अनुसंधान की ये विशेषता है प्रमुख रूप से कि इसमें प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है। वर्णनात्मक शोध के लिए विभिन्न चरण वैज्ञानिक विधि के चरणों के समान ही होते हैं। जो स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च होते हैं कि हम एक के बाद एक दूसरे चरण में आगे बढ़ते हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से उन का अध्ययन करते हैं, जैसे समस्या का चुनाव करना और अनुसंधान के उद्देश्य बनाना, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना, प्रविधियों का निर्धारण करना, अध्ययन क्षेत्र में जाकर तथ्यों का संकलन करना। तो ये सब इसके अंतर्गत वो ही पद्धतियाँ इसके अंतर्गत फॉलो की जाती है और मुख्य रूप से जिसे हम कह सकते हैं कि इसके आधार पर हम प्राथमिक तथ्यों का संकलन करते हैं।
इसमें विषय का सावधानीपूर्वक चुनाव किया जाता है, उचित प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है और निदर्शन प्रणाली अर्थात सैम्पलिंग मेथड के द्वारा उत्तरदाताओं का चयन किया जाता है। वास्तविक तथ्यों का संकलन तथा पक्षपात रहित होकर परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता की भूमिका एक समाज सुधारक या भविष्यवक्ता के रूप में नहीं होकर एक वैज्ञानिक अर्थात निष्पक्ष अवलोकनकर्ता के रूप में होती है। अनुसंधानकर्ता की ये रिसर्चर की ये सबसे बड़ी खूबी है कि उसे बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए और उसे एक साइंटिस्ट की भूमिका निभानी चाहिए, किसी भी तरह से उसे बायस्ड नहीं होना चाहिए। वर्णनात्मक जब हम अनुसंधान करते हैं तो उसमें कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुख्य जो बिंदु है कि एक जब हम अनुसंधान करें तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसमें जो पहली बात है कि शोध विषय या समस्या का चुनाव सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए कि ताकि उससे संबद्ध सभी पक्षों को आवश्यक रूप से उसमें तथ्य एकत्रित किए जा सके। इसलिए पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो भी हम विषय या समस्या या जो भी हम प्रॉब्लम लेते हैं उसका चुनाव बहुत ही सोच समझ कर किया जाना चाहिए। तो वो रेलेवेंट भी होनी चाहिए और ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें अध्ययनकर्ता को तथ्यों की प्राप्ति हो सकेगी या नहीं। दूसरी बात, शोधकर्ता को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि तथ्यों के संकलन के लिए प्रविधियों का चुनाव पूर्ण सावधानी के साथ किया जाए। जो हम टेक्निक्स काम में लेते हैं वो टेक्निक्स भी हमें अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप निर्धारित करनी पड़ती है। अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स होती है, कहीं पर अवलोकन पद्धति से काम चल सकता है, कहीं पर हमें साक्षात्कार प्रवृत्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कहीं हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं। तो देखा ही जाता है कि हमारे अध्ययन के उद्देश्य किस प्रकार है और तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मेथड्स और पद्धतियाँ भी प्रयोग में लेनी पड़ती हैं। नेक्स्ट बात कि वर्णनात्मक शोध में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है। इसमें अध्ययनकर्ता को बिल्कुल पक्षपात रहित होना चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर तथ्य संकलित करने चाहिए। इसका कारण ये है कि पक्षपात या मिथ्या झुकाव या पूर्व धारणा आदि के अध्ययन में प्रवेश कर जाने की काफ़ी संभावना रहती है। अपने अध्ययन विषय को वस्तुनिष्ठता की कीमत पर रोचक बनाने के लिए सावधानीपूर्वक शोधकर्ता को अपने आप को बचाना चाहिए। वर्णनात्मक शोध कार्य काफ़ी विस्तृत होता है, अतः उसे समयबद्ध एवं व्ययबद्ध रूप से मितव्ययतापूर्ण ध्यान देना आवश्यक है कि उसे हम एक निश्चित समय पर पूरा कर सकें और हमारा बजट कितना है, कितना खर्च हम उसमें कर सकते हैं। तो समय और बजट को ध्यान में रखते हुए हमें अनुसंधान करना होता है, क्योंकि अनुसंधान एक अथाह सागर है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो, सालों कर सकते हो। तो हमें अपने समय का और अपने धन का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। वर्णनात्मक शोध कार्य काफ़ी विस्तृत होता है, अतः उसे समयबद्ध एवं व्यय में मितव्ययतापूर्ण होना आवश्यक है। इसी प्रकार ये जो सावधानियाँ हैं, इन सावधानियों को हमें अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए और किसी भी रूप में हमारा जो श्रम है, हमारा जो समय है, हमारा जो धन है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये एक स्ट्रेटेजी बनाना अत्यंत आवश्यक है। और वर्णनात्मक शोध क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होता है तो इसमें समय और धन काफ़ी खर्च होता है, तो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वर्णनात्मक शोध कार्य के सफलतापूर्वक संचालन के लिए हमें कुछ चरणों से गुजरना होता है। तो वो चरण निम्न प्रकार हैं। पहली बात जो इसमें आती है कि शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन। सर्वप्रथम शोध के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, तत्पश्चात उद्देश्यों को स्पष्टतः परिभाषित भी किया जाता है। यहाँ शोध से संबंधित मौलिक प्रश्नों को स्पष्ट किया जाता है। ऐसे करने से अनावश्यक तथ्यों के संकलन एवं धन और श्रम की बर्बादी को रोका जा सकता है। सेकंड बात, तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव। तथ्य जब हम संकलित करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रविधियों में से हमारा जो विषय और या जो समस्या है उसकी प्रकृति के अनुरूप हमें उपयुक्त प्रविधि का चुनाव शोध कार्य की सफलता की दृष्टि से नितांत रूप से करना आवश्यक होता है। इसके अभाव में विषय से संबद्ध प्रामाणिक तथ्यों एवं आंकड़ों को एकत्रित नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि हमें
टूल्स एंड टेक्निक्स का चयन बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमें जहाँ साक्षात्कार करना होता है वहाँ हम अवलोकन पद्धति को ज़्यादा महत्व दे दें, तो उससे हम जो आंतरिक रूप से जो गहन बातें हैं वो हम नहीं जान पाएंगे। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर बात आती है निदर्शन अर्थात सैम्पलिंग का चुनाव। समूह या समग्र की प्रत्येक इकाई का समग्र एवं साधनों की सीमितता के कारण अध्ययन किया जाना संभव नहीं होता। अतः संपूर्ण जनसंख्या में से निदर्शन अर्थात सैंपल या सैम्पलिंग की किसी उपयुक्त विधि, कई तरह की विधियाँ होती है, लॉटरी विधि होती है, टिपेट विधि होती है, ग्रिड प्रणाली होती है, स्ट्रेटिफाइड सैंपल होता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल होता है। तो हमारा अध्ययन के उद्देश्य किस प्रकार के हैं और हमारा जो यूनिवर्स है या जो समग्र है वो किस प्रकार का, उसकी प्रकृति किस प्रकार का है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें निदर्शन पद्धति का भी चुनाव करना होता है कि कौन सी सैम्पलिंग पद्धति हमारे लिए साइंटिफिक रूप से उचित रहेगी, तो वो पद्धति हम लेते हैं। इन इकाइयों का अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे संपूर्ण जनसंख्या पर लागू होते हैं और साथ ही विश्वसनीय भी होते हैं। यही सैम्पलिंग पद्धति की महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि जो सैंपल हम ले रहे हैं वो समग्र के यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। चौथी बात है कि आंकड़ों या तथ्यों का संकलन और उनकी जांच करना। अध्ययन की इकाइयों का किसी निदर्शन पद्धति द्वारा चुनाव कर लेने के पश्चात वैज्ञानिक प्रविधियां अर्थात अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची अथवा प्रश्नावली का सहारा लेते हुए आवश्यक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। साथ ही उचित रीति से मेथड से इन तथ्यों की जांच भी की जाती है ताकि अध्ययन में अनावश्यक बातें सम्मिलित नहीं हो सके। तो ये सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी होता है। पांचवी बात कि तथ्यों का विश्लेषण करना। इसका तात्पर्य यह है कि जिन तथ्यों को संकलित किया गया है उनका समानता एवं भिन्नता के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकरण किया जाता है, उनका सारणीयन किया जाता है और साथ ही तथ्यों की सांख्यिकीय विवेचना भी की जाती है। इस कार्य हेतु वस्तुनिष्ठ एवं प्रशिक्षित अध्ययनकर्ता का होना अत्यंत आवश्यक है। ये जो एक तरह से थ्योरी फॉर्मेशन की बात है, ये एक जो जनरलाइजेशन करने की बात है कि हम जब तथ्य एकत्रित हो जाते हैं तो उसके बाद में क्या करें, उसके में हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, टेबुलेशन करना पड़ता है, तथ्यों का विश्लेषण करना पड़ता है। तो इसके लिए अनुसंधानकर्ता के पास में एक अच्छे जो रिसर्चर है उसकी क्वालिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसे पहले से ही इन चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और इसका अध्ययन चिंतन कर लेना चाहिए कि किस प्रकार से एनालिसिस किया जाएगा, और यदि वह स्वयं इतना समर्थ नहीं है तो अपने किसी अन्य जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनकी मदद भी इसमें ली जा सकती है।